नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डाउटर में। प्यारे बच्चों, आपका 25 तारीख को मैथ का पेपर है, तो आपकी मैं मैथ की तैयारी करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह का पेपर आपका आएगा। आपके बच्चों बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर आपका पेपर रियल नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, रियल पेपर किसी के पास भी नहीं है। कोई कहता है कि मेरे पास रियल पेपर है तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। किसी के पास रियल पेपर नहीं है। रियल पेपर सिर्फ बोर्ड के पास है। जितने भी पेपर हैं वो सब सैम्पल पेपर हैं। मैंने अपने पेपर में किसी में ये नहीं कहा कि मेरा पेपर रियल है। तो बच्चों, पेपर कहीं से भी आ सकता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कहाँ से बनाए। तो रियल किसी के पास नहीं है। इस सैम्पल पेपर से आपको एक आइडिया हो जाता है कि पेपर आपका किस तरह का आएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं जो आपको बताऊँगा पैटर्न वही रहेगा। उस पैटर्न को कोई भी एग्जामिनर चेंज नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई एग्जामिनर उस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता। एक आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पेपर में आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर मैं वही कहता हूँ, स्टेटमेंट में बदलाव होगा, स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं आएगी, लेकिन पैटर्न में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप पेपर में आराम से पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। तो देखिए, हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि पेपर आपका किस तरह का आएगा, कैसे क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं 9th गणित का ये सैम्पल पेपर है। इंस्ट्रक्शंस आपको सब पता है, पढ़ लेना। हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर सेक्शन ए है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा, इनमें से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। अच्छे से समझ लो, वीडियो को स्किप मत करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पैटर्न है वो इससे अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे मैं आपको बता दूंगा वो भी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखो आपका आ सकता है कि कौन सी एक अप्रिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन देखो पैटर्न बिल्कुल वही है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए √3, √5, √9, √8। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है। √3 अप्रिमेय है, √5 अप्रिमेय आपने पढ़ा है, √9 है वो अप्रिमेय नहीं है, क्योंकि √9 होता है 3 के बराबर। √8 भी क्या है, अप्रिमेय। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है, या कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, ये भी आ सकता है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो आपने ध्यान से इसको देखना है, बिल्कुल ऐसे कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आप कंसेप्ट को अगर समझ गए तो आराम से आप कर सकते हैं। आपको बार बार किसी अनेक प्रकार के जो वीडियो डले हुए हैं, अलग अलग सैम्पल पेपर बहुत से चैनल के ऊपर, आपको सभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। यहाँ पूछा है स्मॉलेस्ट, पूछ सकता है लार्जेस्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आप क्वेश्चन कहीं से भी आ जाइए, आराम से कर दोगे। करना क्या इसके अंदर देखिए, एंगल्स का रेशियो दे रखा है। एंगल्स आपके हो जाएंगे 2x, 4x, 3x, और तीनों एंगल का सम होता है 180। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों को जोड़ो, इक्वल टू रखो 180। जो आपको रेशियो दिया हुआ है उसको किसी वेरिएबल से x से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रख के वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। फिर आपसे चाहे स्मॉलेस्ट एंगल पूछे, चाहे लार्जेस्ट एंगल पूछे, चाहे आपसे तीनों एंगल पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4, 3, 7, 2, 9, 9x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 20। एंगल्स आपके हो जाएंगे 40, 80 और 60। तो आप कोई सा भी एंगल पूछे आप वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। कौन सा त्रिभुजता सर्वांग की कसौटी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, बार बार। अब आपको जब याद है कि सर्वांग की कौन कौन सी कसौटियाँ हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी सर्वांग की कसौटी है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जो थर्ड है SSA, ये नहीं होगा। देखो SAS होता है, SSA नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी 5 और 1.5, तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं हो सकती। अब अगर आपको कंसेप्ट यहाँ पर याद है तो कुछ ही पूछ ले यहाँ पर कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती। क्या कंसेप्ट होता है उसको समझो। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है और दो भुजाओं की लंबाइयों का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। कंसेप्ट को समझिए, प्रश्न ऐसा पक्का आएगा। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। दो भुजाओं की लंबाई का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा और या दो भुजाओं की लंबाई का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। यहाँ पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता, तो इनका डिफरेंस करेंगे। इनका डिफरेंस अंतर आएगा 3.5। अब देखिए यहाँ पर 3.5 से छोटी संख्या सिर्फ क्या है 3.4, तो डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तीसरी भुजा जो होगी वो दोनों के अंतर से बड़ी होगी, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दे रखे हैं, आपको चौथा निकालना है। ये क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड का है, 7वीं 8वीं क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये बहुत इजी, आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो आप यहाँ पर आपको रेशो दे रखा है, सॉरी कोण दे रखे हैं, तीनों को जोड़िए, 360 में से माइनस कर दीजिए, 4th एंगल आ जाएगा। तो इस तरह के जो दे रखे हैं क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। स्टेटमेंट में फिर कहता हूँ कि चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन पैटर्न सम ये ही रहेगा। अब आगे चलिए, आप बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप कर सकते हैं। क्लास हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 9th क्लास हमारा को 125 to 150, बहुत आसान है। क्लास हमारा यहाँ पर 135 to 160 आ सकता है, 185 to 195 आ सकता है, कुछ भी आ जाए। यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या करना है, दोनों को ऐड करके आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। कुछ ही पूछ रखे आप, क्लास हमारा कैसा भी हो, दोनों को जोड़ो और क्या कर दो, उसको 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 275। उसको आधा करेंगे हम तो 137.5। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट इंटरवल दे रखा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है आपसे। नेक्स्ट है, तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर घात पूछ रखी है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पोलिनोमियल की घात क्या होगी। आपको पता है डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, उसकी घात मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपकी x की पावर 3 है, तो घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए। हम आप आगे चलते हैं बड़े क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारा सेक्शन बी है वहाँ देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि आप छोटे क्वेश्चन को तो मोस्टली कर लेते हैं आप। सेक्शन बी में देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर आपको रैशनल नंबर निकालने का लॉजिक पता है तो यहाँ पर नंबर से संख्याएँ स्टेटमेंट कुछ भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है प्री मेकन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन भी आएगा तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको नीचे की जो संख्या होती है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इसका करेंगे तो 7 - 3√2 से ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये कंसेप्ट आप कर सकते हैं। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर है कि वाई एक्स के अनुक्रमानुपाती है, x 4 होने पर y = 12 हो तो एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, क्वेश्चन आपका ऐसा ही रहेगा, आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है, दवा का कैप्सूल 35 मिलीमीटर व्यास वाले गोले के आकार का है। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैप्सूल को भरने के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम निकलेगा, सरफेस एरिया का कोई काम नहीं यहाँ पर। तो वॉल्यूम का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कैप्सूल होता है वो किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले दे रखे हैं गोले के आकार का, यहाँ पर दिया हुआ गोले का आकार का है, तो स्पीयर के आकार का है। तो आप स्पीयर का वॉल्यूम है वो आपको पता है 4/3πr³। ईजिली इसको आप कर सकते हैं, चाहे आपसे स्टेटमेंट कुछ ही पूछी जाए। फैक्टराइज करने का क्वेश्चन पक्का आएगा आपका यहाँ पर, तो ये आपके क्वेश्चन दिए हुए उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे।
नेक्स्ट देखते हैं हम आगे 31 क्वेश्चन है फैक्टराइज। हाँ, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आमतौर पर, तो इसको आप कर सकते हैं। सेक्शन डी में देखिए, अब सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, बिंदु सी बिंदुओं ए और बी के बीच में इस प्रकार है कि ए सी बराबर बी सी, यानी उसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट पे है। सी का रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये मध्य बिंदु पर मैं आपको याद होता है, आप आराम से कर सकते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है, तो क्या पता आपको कि मिड पॉइंट जो है वो दोनों को बराबर भाग में काटता है। तो यहाँ पर इसको आप इजीली कर सकते हैं। अब मान लेंगे कि उसका सी के अलावा एक मिड पॉइंट और है, सी डैश। तो पहले सी लेंगे, सी है तो क्या हो जाएगा, ए सी और बी सी बराबर हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। सी डैश को लेंगे तो ए सी डैश और बी सी डैश बराबर हो जाएगा, और ए सी डैश हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर ए सी डैश। अब ए सी और ए सी डैश बराबर कब होंगे, जब सी और सी डैश दोनों पॉइंट एक ही होंगे। तो यहाँ से हमारी पर में जो क्वेश्चन है प्रूव हो जाएगा। आगे दिया हुआ यहाँ पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन फार्मूले से आया हुआ है। हीरोन का आपका जो चैप्टर है उसके अंदर से पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा हीरोन फार्मूले के अंदर से। जो आपका हीरोन चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ये आप कन्फर्म लिख लें। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो इस तरह का भी आ सकता है, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट भी अलग हो सकती है। तो हीरोन फार्मूले से आप इसका क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। सेमी पैरामीटर निकाल करके आप फार्मूले में रख करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है जोकर की टोपी। तो यहाँ पर ये आपको पता है कि उसमें से आया हुआ है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाले के अंदर से, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन डी पे ई पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़े होंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कहाँ से दे, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन है ये। तो इनको आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका चैप्टर में से ही आएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं वो टीचर कहीं से भी दे सकता है, लेकिन कन्फर्म है ये हम 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपका जो हीरोन फार्मूला है उसके अंदर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका केस स्टडी का। और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें जो दिया हुआ है ये वाला, इस तरह क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, किस चतुर्थांश के अंदर है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर से। तो पहले बच्चों आप इस पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप पूरे पेपर को आराम से कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। बाकी एक कोशिश मैं और करूँगा कि एक पेपर पहले अपलोड कर दिया है, एक पेपर इसके बाद और अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।